हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूस साइकेट्रिक नर्सिंग की ये क्लासेस चल रही है। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जो ये बैच है इसका नाम है समर्पित है हम, समर्पित बैच या समर्पित है हम आपके सपने पूरे होने तक। जब तक आपके जो सपने हैं, जो एग्जाम के अंदर जब तक आप सफल नहीं होते हैं या सक्सेस नहीं होते हैं, तब तक हम आपके लिए समर्पित है। तो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस पे आप जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो ऑफर चल रहे हैं उन ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। और आरएनयू नर्सिंग क्लासेस इंडिया के अंदर एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोचिंग ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म है जिसपे ऊपर आप जो ऑफर चल रहे हैं उस ऑफर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। और आरएनयू नर्सिंग क्लासेस लेकर आया है समर्पित बैच, जिसके अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर जो साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप अपनी मेहनत है वो बरकरार रखिए, हम आपके लिए समर्पित है और आपकी मेहनत को या फिर अपने सपने हैं वो साकार करने के लिए हम आपके लिए जो स्पेशल जो बैच चल रहा है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो एमसीक्यू सीरीज है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा आरएनयू नर्सिंग क्लासेस पे जो भी ऑफर चल रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। और आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर करके उस पर जो भी ऑफर चल रहे हैं उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके उसके ऊपर जो भी क्लासेस है रेगुलर रूप से जो क्लासेस चल रही है उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आपके लिए रोजाना हर क्लासेस लेकर के हर टाइप के क्लासेस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके लिए अवेल कराते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो आप जुड़े रहिए आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसपे हर ऑफर और हर जो आपके जो कंफ्यूजन है, कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड क्वारी है, तो आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी कंफ्यूजन है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस ऐप पे। ठीक है, तो अपन अपनी क्लास के अंदर जो एमसीक्यू सीरीज है या साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में आपको बताएंगे। बढ़ते हैं अपन आगे। अपना जो इस टेस्ट सीरीज का या फिर क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन पे है, वो है विच मेडिकेशन शुड बी द क्लाइंट टू अवॉइड बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। इसके अंदर कौन सी लिथियम टॉक्सिसिटी के लिए कौन सी मेडिकेशन है वो इसके लिथियम टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। विच मेडिकेशन शुड बी क्लाइंट टू अवॉइड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी है या पेशेंट को लिथियम थेरेपी चल रही है, तो लिथियम थेरेपी किसके अंदर चलती है? ठीक है, लिथियम। ठीक है, लिथियम है वो ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? मेनिया के पेशेंट के अंदर चलती है। मेनिया, जो मेनिया या फिर ये क्या है, मेनिया इज ए मेंटल डिसऑर्डर या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है लिथियम। लिथियम है वो क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अंदर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, सिंगल वन आयन साइकेट्री के अंदर ओनली सिंगल वन आयन है, आयंस एक टाइप आयन मेडिकेशन है, वो कौन सी है? लिथियम है। बाकी कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जो आयंस है और एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशन है। तो लिथियम है वो एक मात्र ऐसी ड्रग्स है या एक मात्र आयन रूप से, आयंस मींस क्या होता है? लिथियम एक टाइप का आयंस है, वो मेडिकेशन कौन सी है? लिथियम ही है। ठीक है, और लिथियम के अंदर टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। लिथियम टॉक्सिसिटी का इनिशियल साइंस होता है वो क्या होता है? लिथियम टॉक्सिसिटी का इनिशियल साइन होता है वो होता है नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग। लिथियम टॉक्सिसिटी का इनिशियल साइन है वो है नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अपना क्या पूछना चाह रहा है? विच मेडिकेशन शुड बी क्लाइंट अवॉइड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम क्या होता है? लिथियम इज ए आयन, सिंगल वन आयन है जो क्या है? एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है। ओके, या फिर अपन
एंटी मैनिक मेडिसिन है, एंटी मैनिक मेडिकेशन। और सिंगल वन एंटी मैनिक मेडिकेशन जो क्या है, आयन है। साइकेट्री के अंदर सिंगल वन मेडिकेशन है जो क्या है, आयन है, वो है लिथियम। और लिथियम टॉक्सिसिटी का इनिशियल साइन क्या होता है, दैट इज द नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग है लिथियम टॉक्सिसिटी का इनिशियल साइन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ओके, तो लिथियम का जो थेराप्यूटिक लेवल वाला है वो कितना होता है, लिथियम थेराप्यूटिक लेवल, ठीक है। लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल होता है 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, वो क्या होता है, लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल होता है। लिथियम का इतना लेवल रहना चाहिए। जब लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो इसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, याद रखना है इसकी जो यूनिट्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी और लिथियम टॉक्सिसिटी के यूनिट्स में मैंने आपको डिफरेंशिएट किया है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर डिजॉक्सिन का जो थेराप्यूटिक लेवल होता है 0.5 टू आप मान सकते हो 1.5 माइक्रोग्राम पर डीएल, माइक्रोग्राम पर डीएल। इसकी यूनिट होती है माइक्रोग्राम पर डीएल होता है, और इसकी यूनिट होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, तो इनकी जो यूनिट्स है उसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको बता देता हूं, लिथियम के अंदर से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है। ठीक है, लिथियम का क्वेश्चन आ जाए, जैसे लिथियम थेराप्यूटिक लेवल, लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल। अब क्वेश्चंस में ए ऑप्शन में दे दिया 0.5 टू 1.5 mg पर डीएल, ठीक है। बी में ऑप्शन दे दिया 0.5 टू 1.5 माइक्रोग्राम पर डीएल। सी में दे दिया 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और डी में दे दिया 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल, ऐसे दे दिया। तो आपको जो क्वेश्चंस है उसको समझना, यूनिट्स को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को आपको मे बी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं। तो आपको आपका जो लेवल है, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। यदि आपके बेसिक जो कंसेप्ट है क्लियर है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। अब जैसे लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल पूछा, उसके अंदर उन्होंने यूनिट्स अलग अलग दे दी। पहली यूनिट्स में दिया 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट mg पर डीएल। नो, जो mg पर डीएल लेवल नहीं होता है, 0.5 टू 1.5 माइक्रोग्राम पर डीएल भी नहीं होता है, 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है वो इसका लिथियम का लेवल होता है। तो यूनिट्स के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि डिजॉक्सिन के अंदर जो यूनिट होती है वो होती है 0.5 टू 1.5 माइक्रोग्राम पर डीएल, और लिथियम में होती है 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लिथियम टॉक्सिसिटी में सोडियम का लेवल देखा जाता है, जबकि जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर पोटेशियम का लेवल देखा जाता है। ओके, और एकमात्र मेडिकेशन है साइकेट्री के अंदर जो क्या है, आयन है, वो है लिथियम। ओके, लिथियम टॉक्सिसिटी में सोडियम का लेवल देखा जाता है। ओके, लिथियम टॉक्सिसिटी में किसका लेवल देखा जाता है, सोडियम का, जबकि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर, दोनों ही ध्यान रखनी है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में पोटेशियम का लेवल देखा जाता है, आयन। दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पूछना चाह रहा है, विच मेडिकेशन शुड बी डिक्लाइंड टू अवॉइड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। कौन सी मेडिकेशन अवॉइड करनी है, बिकॉज ये मेडिकेशन है वो लिथियम टॉक्सिसिटी कर सकती है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो विच मेडिकेशन शुड बी यूज लाइक अवॉइड करना है, पहला है वो है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का कुछ लेना देना नहीं होता है, या हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटासिड भी नहीं है। लिथियम टॉक्सिसिटी में डाईयूरेटिक देते हैं तो वो क्या करते हैं, और ज्यादा रिस्क बढ़ाते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी की। तो डाईयूरेटिक है वो अवॉइड करने हैं। क्या होगा, डाईयूरेटिक में क्या, ज्यादा डाईयूरेसिस होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। ऑलरेडी पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी है, सोडियम का लेवल है वो
ठीक है, सोडियम का लेवल और सोडियम लॉस होगा तो सोडियम का डिप्लीटेड हो जाएगा इसके अंदर, तो डायूरेटिक देते हैं तो उस पेशेंट को साथ में लिथियम है वो अवॉइड करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट को क्या है, हाइपोनेट सोडियम का लेवल कम है, सोडियम का लेवल कम रहेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो पेशेंट के अंदर सोडियम का लेवल है वो डिप्लीटेड होगा या फिर कम हो जाएगा। तो इस पेशेंट के अंदर जब लिथियम टॉक्सिसिटी या फिर लिथियम की थेरेपी चल रही है उस पेशेंट के अंदर डायूरेटिक अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसके यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो लिथियम ऑलरेडी सोडियम है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज सोडियम का लेवल ऑलरेडी डिप्लीटेड रहता है, कम हो जाता है, तो लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर डायूरेटिक अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, ए क्लाइंट हु इज अब्यूज एल्कोहल एंड कोकेन टेल्स नर्स दैट इज द ओनली यूजर सब्सटेंस बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेसफुल मैरिज एंड डिफिकल्ट जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म इज दिस क्लाइंट यूजिंग। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं उसको समझ के उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देना है। ए क्लाइंट हु अब्यूज एल्कोहल, पेशेंट है वो अल्कोहल ले रहा है, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहा है, इसके साथ साथ कोकेन भी ले रहा है। ठीक है, कोकेन टेल्स द नर्स दैट ही इज ओनली सब्सटेंसेज, और नर्सिंग ऑफिसर्स को बता रहा है कि ये जो मैं सभी सब्सटेंस ले रहा हूँ वो मेरी स्ट्रेसफुल मैरिज कंडीशन और स्ट्रेसफुल मैरिज लाइफ के कारण से, एंड डिफिकल्ट जॉब, और मेरा जॉब है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, इस कारण से मैं अल्कोहल पी रहा हूँ और कोकेन ले रहा हूँ, ये बता रहा है पेशेंट नर्सिंग ऑफिसर को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म इज द क्लाइंट यूजिंग, इसके अंदर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्लाइंट यूज कर रहा है। मेंटल मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मैकेनिज्म आपने पढ़ा है, मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म में से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें पेशेंट है वो क्या दे रहा है, रेशनल दे रहा है। एक्चुअल में पेशेंट अल्कोहल ले रहा है और कोकेन यूज कर रहा है, बट नर्सिंग ऑफिसर्स को बता रहा है कि जो ये अल्कोहल और कोकेन में ले रहा हूं वो मेरी फैमिली स्ट्रेसफुल कंडीशन, फैमिली मैरिज लाइफ है वो सही नहीं चल रही है, और इसके अलावा जॉब डिफिकल्ट होने के कारण से मैं घर जाके अल्कोहल लेता हूं और कोकेन एब्यूज करता हूं, ये पेशेंट है वो नर्सिंग ऑफिसर को बता रहा है। तो इस पेशेंट के अंदर जो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म है वो पेशेंट यूज कर रहा है, तो इसके अंदर पेशेंट यूज कर रहा है वो रेशनलाइजेशन मेंटल मैकेनिज्म यूज कर रहा है, बिकॉज सही में वो क्या दे रहा है, रेशनल दे रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अंदर रेशनलाइजेशन ऑप्शन है वो क्या जाएगा, सही जाएगा, रेशनलाइजेशन। ओके, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, रेशनलाइजेशन इज द डिफेंस मैकेनिज्म जिसके अंदर जो कुछ करता है उसका रेशनल देता है, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है इस कारण से। तो ठीक है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है कि ये पर्सन होता है वो क्या होता है, अपना जो सही टारगेट है वो यदि चूज करता है वो अचीव नहीं कर पाता है तो अपना टारगेट चेंज करके दूसरा टारगेट चूज करना, दैट इज द सब्लिमेशन। ओके, प्रोजेक्शन में मैंने बताया आपको, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन में अपनी जो गलती होती है वो दूसरे को थोप देना, मींस गलती किसकी है, खुद की है और किसी दूसरे के ऊपर थोप देना, दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन। ओके, तो ये प्रोजेक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंटल मैकेनिज्म, प्रोजेक्शन मेंटल मैकेनिज्म में क्या होता है कि प्रोजेक्शन मेंटल मैकेनिज्म के अंदर खुद की गलती होती है या सेल्फ की कुछ भी मिस अंडरस्टैंडिंग है वो किसी दूसरे के ऊपर थोप देना, वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। तो प्रोजेक्शन भी नहीं होगा, सब्लिमेशन भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपना जो भी कार्य कर रहा है वो दूसरे को बता देना या दूसरे के साथ में दूसरे मतलब उसने किया है ऐसा बताना, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द रेशनलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, समझ में आ गया अगर आपको क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है कि नर्स इज ए केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर डिप्रेशन हु हैज नॉट रेस्पॉन्डेड टू द एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, द नर्स एंटिसिपेट दैट व्हाट इज ट्रीटमेंट प्रोसीजर मे बी प्रिस्क्राइब। एक पेशेंट है जो सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट है, सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट है, हु हैज नॉट रेस्पॉन्डेड टू एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, उस पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन से कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है और रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है। द नर्स एंटिसिपेट दैट व्हाट ट्रीटमेंट प्रोसीजर में बी प्रिस्क्राइब, कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो नर्स क्या करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी, ये क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो एक पेशेंट है, रेस्पॉन्स है वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन से रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस दी जा सकती है। पेशेंट है वो है सीवियर डिप्रेशन का, सीवियर डिप्रेशन।
क्वेश्चन सीधा सा ही आता है तो आपको समझना है। पहले पेशेंट में डिप्रेशन के अंदर पेशेंट में देते हैं, वो देते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है वो देते हैं पहले। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन कौन कौन सी होती है? एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है वो 3 टाइप की है, ठीक है। कौन कौन सी? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये 3 टाइप्स की मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। जैसे फ्लुक्सामिन हो गई, फ्लुक्सेटिन हो गई, सर्टालिन हो गई, ठीक है। ये सभी मेडिकेशन इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट में देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि पेशेंट को इन ड्रग्स या इन मेडिकेशन से रेस्पॉन्स नहीं होता है या फिर इससे कुछ रेस्पॉन्स नहीं करता पेशेंट को, तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है, वो होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या फिर ईसीटी। तो ईसीटी का मेन इंडिकेशन ही सीवियर डिप्रेशन होता है या सुसाइडल टेंडेंसी है, पेशेंट हैविंग आइडिएशन ऑफ द सुसाइडल। और सिजोफ्रेनिया का मेजर केस होता है, उसके अंदर कौन सी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है? वो होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इसके अंदर ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ए पेशेंट हैविंग नो रेस्पॉन्स टू द एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का रेस्पॉन्स नहीं करता है पेशेंट, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ईसीटी है वो प्रोवाइड की जाती है। न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन होती है, वो किसके अंदर देते हैं? साइकोसिस के अंदर देखी जाती है। शॉर्ट टर्म रिस्ट्रेंट, बांध के रखने में, पेशेंट हैविंग सीवियर डिप्रेशन, बांध क्यों? पेशेंट ऑलरेडी ही बहुत उसकी मूवमेंट कम हो चुकी है, बिल्कुल बैठा रहता है, उसको बांधने की तो जरूरत ही नहीं है। ये भी इसके अंदर गलत ऑप्शन जाएगा, ओके। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर साइकोथेरेपी भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी इज मोर इंपोर्टेंट या फिर मोर इंडिकेशन फॉर द सीवियर डिप्रेशन। ईसीटी इज द मोर इंडिकेशन या मेन इंडिकेशन है किसका? सीवियर डिप्रेशन का, ओके। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं, जो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस पे जो आजाद बैच चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है आपके लिए। आप इस ऑफर को मैं तो ये बताता हूँ, मस्ट यू हैव ज्वाइन। इस ऑफर को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। 1 साल तक आपको इस बैच का बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत अच्छा ऑफर है, आजाद बैच है, जिसके अंदर ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन आगाज है, जिसके अंदर आजाद बैच, जिसके अंदर आपका प्लान है, एनुअल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पूरे 1 ईयर के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेल की जा रही है, जिसके अंदर 2200 का जो बैच है वो आपको 1100 रुपीज में मिल रहा है। 1100 रुपीज के अंदर पूरे 1 साल तक आप, या फिर आप मानो तो पर मंथ 100 रुपीज के अंदर भी आपको ये कोर्स अवेल हो रहा है, जिसके अंदर विशेष ऑफर के साथ में जो 2200 का है वो 1100 के अंदर ऑफर है, 50% ऑफ के साथ में आपको मिल रहा है। जिसके अंदर बैच के अंदर बहुत विशेषताएं आपको बता देते हैं कि इसके अंदर फ्री डेमो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पूरी डेमो रूप से टेस्ट सीरीज, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आगामी जो एग्जाम है जैसे आरआरबी हो गया है, ठीक है, नॉरसेट है, इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में पूरा डेमो का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा फ्री डेमो वीडियो क्लासेज भी अवेलेबल है। इसके अंदर आपको वीडियो क्लासेज भी इस बैच के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा डेली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है, सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपको। इसके अलावा वैलिडिटी इसकी है वो 12 मंथ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 1 साल तक इस ऑफर का बेनिफिट मिलेगा। आप 1 साल तक इस जो ऑफर है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। 1 साल पूरा जो टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर वीडियो क्लासेज है, सभी फैकल्टीज के द्वारा जो भी अच्छी अच्छी क्लासेज है वो देख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं उसका आप अपना चूज कर सकते हो, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, ये सभी थिंग्स होती है वो आप देख सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा टेस्ट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न, सभी जो टेस्ट क्वेश्चंस है वो एज पर एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जैसे नॉरसेट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आरआरबी या रेलवे के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आगे आरआरबी के अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स है, रीजनिंग है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी इस आपकी जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर अवेल होंगे, आपको मिलेंगे, ओके। तो आप मस्ट ज्वाइन, यू हैव ज्वाइन आजाद बैच। इसके अलावा टेस्ट पेपर विद रेशनल, हर जो पेपर है क्वेश्चंस है उसको रेशनल के साथ में डिटेल में समझाया गया है। इसके अलावा वीडियो रेशनल्स, सभी जो वीडियो है उसका रेशनल के साथ में वीडियोस है। टेस्ट क्वेश्चंस एनालिसिस बाय द एक्सपीरियंस वेल फैकल्टीज, सभी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। हर क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या ऑप्शन हो रहा है, इस ऑप्शन है तो क्यों है, अदर ऑप्शन है वो क्यों गलत है, ये सभी डिटेल में आपको इस बैच के अंदर आपको मिल रही है।
इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप ये जो स्कैनर है इसको स्कैन करके भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो ऑनलाइन प्ले स्टोर में जाकर के ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में डाउनलोड करके आप आगे ऑप्शन जो भी आ रहे हैं उसमें आगे बढ़ करके जो इस आज़ाद बैच है आज़ाद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अवेल करने के लिए। इसके अलावा जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर करके जो भी क्या क्या ऑफर चल रहे हैं या फिर आप उनसे बात करके भी ये जो ऑफर है या फिर आज़ाद बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी को ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, या फिर आप इसको ज्वाइन करके अपना जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। बहुत कम पैसों के अंदर ये ऑफर मिल रहा है, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। आपको बता दिया है बिल्कुल, यू हैव ज्वाइन फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो आप यू हैव मस्ट ज्वाइन आज़ाद बैच, ओके। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकन्वर्जिंग थेरेपी ECT द क्लाइंट रिसीव ऑक्सीजन बाय ए मास्क वाया पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, द नर्स असिस्टिंग दिस प्रोसीजर नो दैट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज नेसेसरी बिकॉज। क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है कि पेशेंट इलेक्ट्रोकन्वर्जिंग थेरेपी में दे रहा है, क्लाइंट रिसीव ऑक्सीजन बाय द मास्क वाया पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के द्वारा पेशेंट को मास्क विथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पेशेंट का पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जा रहा है विथ मास्क के थ्रू। द नर्स असिस्टिंग द प्रोसीजर नाउ द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज नेसेसरी। क्यों पेशेंट को जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्यों दिया जा रहा है इसके बारे में बताना है। आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को ECT दी जा रही है। ECT में क्या क्या देते हैं, पेशेंट को सेडेशन दिया जाता है, पेशेंट को रिलैक्सेंट दिया जाता है। तो सेडेशन देने के कारण और रिलैक्सेंट के कारण से पेशेंट सेडेटेड होता है, तो सेडेटेड होने के कारण से पेशेंट रेस्पिरेशन होता है, वो डिप्रेस होता है, पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं ले पाता है। उस रेस्पिरेशन के लिए पेशेंट को क्या दिया जाता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एनेस्थीसिया इज एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है, इस कारण से पेशेंट को ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखें अपना, डिक्रीज ऑक्सीजनेशन टू द ब्रेन विद कंफ्यूजन एंड डिटोरिएशन। डिक्रीज ऑक्सीजन टू द ब्रेन इंक्रीज कंफ्यूजन एंड डिटोरिएशन के बिल्कुल ये ऑप्शन सही होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज अपन को ब्रेन में डिटोरिएशन वगैरह नहीं होता है इसके कारण से। ग्रांड मास सीजर एक्टिविटी डिप्रेस रेस्पिरेशन, ग्रांड मास सीजर होते हैं वो डिप्रेस रेस्पिरेशन, उनके कारण से रेस्पिरेशन डिप्रेशन होता है, बिल्कुल नहीं। मसल्स रिलैक्सेंट गिवन टू द प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी डिप्रेस रेस्पिरेशन, नो। मसल्स रिलैक्सेंट गिवन टू द प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग सीजर रिलैक्सेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब अपन मसल रिलैक्सेशन इसलिए देते हैं कि पेशेंट को जो रेस्पिरेशन है और सीजर से बचाव करने के लिए और रेस्पिरेशन डिप्रेशन से बचाव करने के लिए रिलैक्सेशन देते हैं, दैट इज द नॉट ए राइट ऑप्शन। रिलैक्सेशन इसलिए देते हैं पेशेंट को, पेशेंट रिलैक्स होगा तो क्या होगा, जो उनका जो एक्सपीरियंस है, जो सीजर का एक्सपीरियंस है या फिर करंट प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट को बुरा एक्सपीरियंस फील नहीं हो, इस कारण से पेशेंट को रिलैक्स किया जाता है, ओके। और आपको पता होगा रिलैक्स करते हैं तो पेशेंट की वन थाई होती है उसको क्या करते हैं, BP कप से बांधा जाता है और उसके जो सीजर एक्टिविटी है वो देखी जाती है, बिकॉज पेशेंट को जब ECT दे रहे हैं तो ECT में पेशेंट को अपन को ऑब्जर्व भी करना होता है कि एक्चुअल में जो करंट है वो दिया गया है नहीं दिया गया है। करंट की अपन बात करें तो पेशेंट को 70 to 130, ठीक है, 70 to 130 है वो करंट दिया जाता है पेशेंट को। इसके अलावा टाइमिंग का बात करें तो टाइम होता है वो होता है 0.6 सेकेंड, 0.6 सेकेंड। तो टाइम और ये करंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है इनके 70 to 130 वोल्ट, ठीक है। ये करंट भी प्रोवाइड किया जाता है और 0.6 सेकेंड के लिए, मतलब पूरा आधा सेकंड तक इसको पेशेंट को क्या किया जाता है, ECT या फिर शॉक दिया जाता है, ओके। तो इसके अंदर ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द एनेस्थीसिया इज एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जाना आवश्यक होता है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे तो एनेस्थीसिया में पेशेंट को रिलैक्स हुआ है या फिर सेडेट किया है, जिस कारण से पेशेंट खुद रेस्पिरेशन नहीं ले पाता है, इनिशिएट नहीं कर पाता है, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के द्वारा पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, ओके। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, क्लाइंट हैज बीन एडमिटेड विद डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया, सेज टू द नर्स यस इट्स मार्च इज लिटिल चाइल्ड, दैट इज लिटिल, नाउ यू दिस स्टेटमेंट इल्यूस्ट्रेट। क्वेश्चन को समझना है आपको अच्छे से। नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म में क्या होता है, पेशेंट के जो वर्ड होते हैं वो नए नए वर्ड लाके यूज करता है पेशेंट। इसमें भी यही लग रहा है, क्लाइंट हैज एडमिटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया, सेज टू द नर्स इट इज द मार्च, ये मार्च है, मार्च इज ए लिटिल चाइल्ड, मार्च है वो लिटिल चाइल्ड है, तो
इसके अंदर क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्लाइंट हैज एडमिटेड द डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया, सेज टू द नर्स यस इट इज द मार्स इज लिटिल चाइल्ड दैट इज लिटिल, यू नो दिस स्टेटमेंट इल्यूस्ट्रेट। मतलब पेशेंट के ये कह रहा है तो क्या इल्यूस्ट्रेट कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। यस इट इज मार्स इज ए लिटिल चाइल्ड, मार्स है वो क्या है, लिटिल चाइल्ड है, छोटा बच्चा है। दैट इज नॉट एज, जो पेशेंट बोल रहा था, जो कम्युनिकेट कर रहा था उसके अंदर सही वे में नहीं चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म में क्या होता है, नए नए वर्ड यूज करना। जैसे बोल दिया अक, मा, मक, साक, जो वर्ड बोल रहा है उस वर्ड का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे वर्ड बोलना नियोलॉजिज्म कहलाता है। तो नियोलॉजिज्म इसके अंदर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है कोई भी अपन जब बोलते हैं उसके पीछे सेम नकल करना। जैसे मेरा नाम, मेरे बताया मेरा नाम धीरज है, तो मेरे पीछे बोलेगा मेरा नाम धीरज है। मतलब जो आपके बोलने की नकल करना इकोलेलिया कहलाता है। आपके चलने फिरने, जो आप चल रहे हो, आपकी एक्टिविटीज की नकल करना, दैट इज नोन एज इकोप्रेक्सिया। तो इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है, पर्सन होता है, उसके आइडिया बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फ्लाइट करता है। तो इसमें क्या होता है, एक आइडिया दूसरे आइडिया से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है और उससे रिलेटेड करता है। जैसे मतलब मेरे को बोला है आपने कौन से कलर का टी शर्ट पहन रखा है, तो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना रखा है। मेरे ब्लैक का टी शर्ट के साथ साथ मैंने जो घर में भी जब जो अदर थिंग्स होती है वो मैं ज़्यादा ब्लैक पसंद करता हूँ। जो आगे से आगे जो आइडियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लाइट करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है। ठीक है, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। बिल्कुल ये इसके अंदर सही ऑप्शन है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन हो रहा है पेशेंट का, जो वर्ड के या फिर सेंटेंस के बीच में एसोसिएशन में लूजनिंग हो रही है। मतलब पेशेंट बोल रहा था यस इट इज मार्च, बताया भाई, किसी ने पूछा कौन सा महीना मंथ चल रहा है, तो यस इट इज मार्च, मार्च इज ए लिटिल चाइल्ड, मार्च है वो लिटिल चाइल्ड है, बिल्कुल नो, मार्च कोई लिटिल चाइल्ड नहीं होता, मार्च इज ए मंथ। तो ये इसके अंदर क्या है, पेशेंट का जो स्टेटमेंट है या फिर वर्डिंग है, इसके अंदर एसोसिएशन में क्या हो रहा है, लूजनिंग हो रही है। इनके वर्डिंग में क्या हो रही है, लूजनिंग हो रही है। तो इसे क्या बोला जाता है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है नर्स इज अवेयर दैट साइन एंड सिम्टम्स दैट वुड बी मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ एनोरेक्सिया। कौन सा सिम्टम्स होते हैं वो एनोरेक्सिया के मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोसिस के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन फर्स्ट वन बात करें, एक्सेसिव वेट लॉस, एमनोरिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, स्लो पल्स 10% वेट लॉस एंड एलोपेशिया, कंपल्सिव बिहेवियर, एक्सेसिव फियर, नोजिया, एक्सेसिव एक्टिविटी, मेमोरी लैप्स एंड इंक्रीज पल्स। ठीक है, क्वेश्चन को समझना अच्छे से कि नर्स इज अवेयर दैट साइन एंड सिम्टम्स दैट वुड बी मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। सबसे पहला इसमें स्पेसिफिक तो होता है 10% वेट लॉस, स्लो पल्स रेट, 10% वेट लॉस, ये सब किसके अंदर होता है, वो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। एनोरेक्सिया को आइडेंटिफाई करने के लिए स्लो पल्स रेट, 10% वेट लॉस एंड एलोपेशिया इज द इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग्स। ठीक है, तो पेशेंट में आप दो होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा बताया मैंने आपको, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या करता है पेशेंट है, वो खाना बिल्कुल बंद कर देता है, खाना बंद कर देता है, जिस कारण से वो उनके जो क्या होता है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा बॉडी स्लिम होनी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी बिल्कुल वीक हो जाता है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, फैट का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसके अंदर होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर होता है। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि पेशेंट कुछ टाइम तक खाना नहीं खाएगा, फिर उसको ऐसा एकदम से ऐसा प्रोग्रेसिव बिहेवियर होता है, जिस मतलब ऐसा थॉट आएगी को बार बहुत भर के एक टाइम से खाना खा लेगा, उसके बाद में उसके बिहेवियर के कारण से बार बार वॉमिट करना, लग्जेटिव लेना, ऐसी थॉट आएगी। तो वो किसके अंदर होती है, बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या पूछना चाह रहा है, नर्स इज अवेयर दैट द साइन एंड सिम्टम्स दैट वुड बी मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसका 10% वेट लॉस होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर, एलोपेशिया भी हो सकता है, स्लो पल्स रेट देखने को मिलती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। A client who is abuse alcohol and cocaine tell a nurse that the only user substance because of his stressful marriage and difficult job. Which of the following defense mechanism is this client using? Okay,
A client who has abused alcohol and cocaine tells the nurse that is only used substance because of his stressful marriage and difficult job. Which of the following defense mechanism is client using? सेम क्वेश्चन है इसके अंदर पेशेंट क्या यूज कर रहा है? रेशनलाइजेशन यूज कर रहा है, ठीक है। अल्कोहल यूज कर रहा है, उसके साथ में पेशेंट कोकेन वाला पेशेंट है और स्ट्रेसफुल मैरिज एंड डिफिकल्ट जॉब के कारण यूज कर रहा है, दैट इज द रेशनलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर अपन बता रहे हैं, तो समझना क्वेश्चन को। नर्स इज अवेयर दैट साइन एंड सिम्टम्स वुड बी मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ एनोरेक्सिया इज द एक्सेसिव वेट लॉस। बिल्कुल, एक्सेसिव वेट लॉस होगा, एमनोरिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये ऑप्शन इसके अंदर ज्यादा सही जाने के चांसेस है, बिकॉज जो वेट लॉस होता है वो 10% नहीं होगा, 15% तक वेट लॉस होता है। एनोरेक्सिया के अंदर 15% तक वेट लॉस होता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें 10% जब 15% वेट लॉस होता है, 10% नहीं होता है। और एक्सेसिव वेट लॉस, एमनोरिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। एनोरेक्सिया के अंदर वेट लॉस होता है, एमनोरिया देखने को मिलता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो देखने को मिलता है। स्लो पल्स रेट 10% वेट लॉस नहीं होता है, 15% वेट होता है। इसके बाद कंपल्सिव बिहेवियर, एक्सेसिव फियर एंड नोजिया वोमिटिंग नहीं होता है, एक्सेसिव एक्टिविटी नहीं हो पाती है। इसके अंदर ऑप्शन सही जाने का चांसेस है वो एक्सेसिव वेट लॉस, एमनोरिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो, ये ऑप्शन ज्यादा सही होने के चांसेस है। क्वेश्चंस को वापस आप अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। इसके अंदर 10% की जगह 15% ऑफ वेट लॉस होता है एमनोरिया अपना एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना आप। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो इस जो ऑफर है, इसका ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं आप। ऑफर अवेलेबल है, काइंडली ज्वाइन आजाद बैच। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर डिप्रेशन हु हैज नॉट रेस्पॉन्डेड टू एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, नर्स शुड एंटिसिपेट दैट द ट्रीटमेंट प्रोसीजर मे बी प्रिस्क्राइब, दैट इज इलेक्ट्रोकन्वर्जिंग थेरेपी। Next, a client is admitted with the diagnosis of acute blindness without organic reason. The client became blind after witnessing a hit and run motor accident when a family was killed. A nurse suspect that the client may be experiencing. पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनक्लेक्स के लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडमिटेड टू डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ब्लाइंडनेस विदाउट ऑर्गेनिक रीजन। एक पेशेंट है, वो एक सडन से उसको ऐसा हुआ है कि उसको बिल्कुल दिखना बंद हो गया है, एक्यूट ब्लाइंडनेस के साथ में कोई ऑर्गेनिक रीजन नहीं मिल रहा है, सब कुछ चेकअप हो गया है, फिजिकल चेकअप के बाद में कोई ऑर्गेनिक रीजन नहीं मिल रहा है पेशेंट को। द क्लाइंट बिकम ए ब्लाइंड आफ्टर विटनेसिंग ए हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। एक मोटर एक्सीडेंट जिसमें क्या है, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट के बाद में पेशेंट को सडन से दिखना बंद हो गया है। ओके, एंड व्हेन ए फैमिली वाज किल्ड, उनके साथ में कुछ फैमिली मेंबर थे वो एक्सपायर हो गए, इस कारण से ये उनको दिखना एकदम से बंद हो गया है। ए नर्स एक्सपेक्ट दैट द क्लाइंट मे बी एक्सपीरियंसिंग, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है ये नर्स क्या एक्सपेक्ट करती है, सस्पेक्ट करती है। अफेक्टिव साइकोसिस, नो, अफेक्टिव साइकोसिस नहीं है, साइकोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को। ओके, अफेक्शन प्रॉब्लम नहीं है। रिग्रेशन, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिग्रेशन। इसके अंदर कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर या फिर कन्वर्जन रिएक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं हिस्टीरिया। इस पेशेंट को हिस्टीरिया के सिम्टम्स है, किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन, घर वाले ऐसा मतलब बताएंगे कि आपका कैसे मतलब मोटरसाइकिल से चल रहा था, एक्सीडेंट हो गया, आप ध्यान नहीं देते, तो खुद का जो प्रॉब्लम्स है, एक्सपीरियंसिंग है, या दूसरों से सिंपैथी प्राप्त करने के लिए पेशेंट क्या करता है, हिस्टीरिया जैसे सिम्टम्स या कन्वर्जन रिएक्शन करता है। और ये एक टाइप की कन्वर्जन रिएक्शन है, उसको सडन से दिखना या तो देखने बंद हो जाता है, या फिर जो एकदम से चलना फिरना बंद हो जाता, या फिर पैरालाइसिस हो गया है, ऐसे सिम्टम्स दिखाना किसके अंदर आता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर या फिर हिस्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। डिसोसिएशन फ्यूज डिसऑर्डर नहीं है, जिसमें क्या होता है खुद की जो एकदम से अपने खुद को दूसरों से अलग कर देना, वो डिसोसिएशन फ्यूज डिसऑर्डर के अंदर आता है, या फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिफाइड डिसऑर्डर, ये सब डिसोसिएशन है। बट इसके अंदर राइट ऑप्शन इज द कन्वर्जन डिसऑर्डर। पेशेंट है वो कन्वर्जन कर रहा है या फिर खुद रिएक्ट करना है, खुद दूसरों से सिंपैथी प्राप्त करने के लिए पेशेंट ऐसा कर रहा है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वो बुलिमिया नर्वोसा का कैरेक्टरिस्टिक है? वेट फोबिया, हैव एपिसोडिक बिंज ईटिंग एंड पुर्गिंग बिहेवियर, सीवियर वेट लॉस, नॉन ऑफ देम। वेट फोबिया कौन सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है बुलिमिया नर्वोसा का? मैंने आपको बताया कि बुलिमिया नर्वोसा में
पेशेंट है वो क्या होगा, वेट के वजह ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा मतलब मेरे को ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ऐसा उसको थॉट्स आती है, खाना ज़्यादा नहीं खाना। फिर क्या होगा, एक बार में ऐसा होगा कि वो मतलब एकदम से फुल दबा के खाना खाएगा और बाद में उसको पुर्गिव बिहेवियर के कारण से वो पर्सन है वो बार बार वॉमिट करने की सोचेगा। वो किसके अंदर होता है, तो हैव एपिसोडिक ईटिंग एंड पुर्गिंग बिहेवियर, ये ऑप्शन इसके अंदर ज्यादा चाहिएगा। सीवियर वेट लॉस नहीं होता, सीवियर वेट लॉस होता है वो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट के अंदर सीवियर वेट लॉस देखने को मिलता है। तो सीवियर वेट लॉस नहीं होगा, नॉन ऑफ देम भी नहीं है, वेट लॉस वेट फोबिया भी पेशेंट को नहीं होता है। इसके अंदर सही ऑप्शन जाएगा दैट हैव एपिसोडिक बिंज ईटिंग एंड पुर्गिंग बिहेवियर, एक साथ में भरपूर दबा के खाना खाना और उसके बाद में पुर्गिंग बिहेवियर के कारण से वॉमिट करना एंड लग्जेटिव लेना, ये किसके अंदर आता है, वो आता है इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है ए पेशेंट है इज in the inability to recognize object, increasing forgetfulness and limitation in the daily function, and client used for his toothbrush to the comb in her hair, nurses manifested। पेशेंट किसका है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा फॉरगेटफुलनेस एंड लिमिटेशन इन डेली फंक्शन, एंड क्लाइंट यूज हर टूथब्रश टू द कॉम्ब हर एयर, मतलब टूथब्रश से वो कॉम्ब करने के लिए यूज कर रहा है। नर्स इज मैनिफेस्टेड, इसको क्या प्रॉब्लम है, अफेजिया। अफेजिया नहीं है पेशेंट को, ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम होना नहीं है पेशेंट को कोई इसमें। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया भी नहीं है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट अपन एग्नोशिया। एग्नोशिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ थिंग्स, जो डेली रूटीन में यूज होने वाली थिंग्स होती है उसको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आना एग्नोशिया कहलाता है। तो इसके अंदर क्या यही हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, जो रूटीन एक्टिव यूज होने वाली जो थिंग्स है उनको भूल जाता है, वो किसके अंदर होता है, एग्नोशिया। ठीक है, एग्नोशिया की प्रॉब्लम है। एमनीशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। और एप्रेक्सिया के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होना, मतलब चलने में मूवमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होना, एप्रेक्सिया कहलाता है। ठीक है, और एफेजिया भी नहीं है, या फिर स्पीक प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज एफेजिया। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, दैट इज द एग्नोशिया या इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइजेशन एंड जो अपन रूटीन एक्टिविटी, रूटीन रूप से यूज होने वाली जो सामान है उनको एनालाइज नहीं कर पाना, आइडेंटिफाई नहीं कर पाना, एग्नोशिया कहलाता है। इसके अंदर यही है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज फॉरगेटफुलनेस एंड लिमिटेशन। और इसके अलावा कॉम्ब है हेयर, उसको क्या है, टूथब्रश के रूप में यूज करना, क्या है, एग्नोशिया या भूलने की प्रॉब्लम है। ओके, पार्किंसंस हो गया या फिर जो मेमोरी लॉस वाले पर्सन होते हैं, इनके अंदर ये सिम्टम्स है वो देखने को मिलता है। आपको फिर से बता दें, आज़ाद बैच इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर ऑफर अवेलेबल है सभी, ओनली 1100 के अंदर आपको बहुत सारे ऑफर अवेलेबल है, उसको ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। यू मस्ट ज्वाइन आज़ाद बैच एट आरएनयू नर्सिंग क्लासेस। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के ऐप पे अवेलेबल है। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर करके उसके ऊपर जो आज़ाद बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, ए क्लाइंट कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिवली टैक्टाइल हेलुसिनेशन एजिटेटेड विद इरिटेटेड नेजल सेप्टम। पेशेंट हैविंग टैक्टाइल हेलुसिनेशन है, तो पेशेंट को किसकी प्रॉब्लम है, क्या है, मार्जुना नहीं है इसकी, हेरोइन। पेशेंट कोकेन एब्यूज के अंदर, आपको पता होगा कोकेन एब्यूज में टैक्टाइल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। मेन सिम्टम्स है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, किसका सिम्टम्स है, कॉकटेल का, कोकेन एब्यूज का है। तो टैक्टाइल हेलुसिनेशन जिसके अंदर पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी स्किन के ऊपर चींटियां रह रही है या चींटियां चल रही है, ऐसा किसके अंदर होता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। लाइसर्जिक डाइएथाइलमाइन के अंदर भी ये देखने को नहीं मिलता है। लाइसर्जिक एलएसडी में होता है, लाइसर्जिक डाइएथाइलमाइन। लाइसर्जिक डाइएथाइलमाइन के अंदर पेशेंट को काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। काइनेस्टिक हेलुसिनेशन में पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे जो ऑर्गन्स है वो दिख नहीं रहे, मतलब जो बड़ी थिंग्स होती है वो छोटी दिखनी स्टार्ट होती है। एलएसडी लाइसर्जिक डाइएथाइलमाइड ओवरडोज के अंदर या एलएसडी यूजर पेशेंट के अंदर क्या होता है, काइनेस्टिक हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें जो बड़ी बड़ी थिंग्स होती है वो छोटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है, और LSD के अंदर। और कोकेन के अब्यूज के अंदर कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है? टैक्टाइल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है कोकेन अब्यूज के अंदर। तो इसके अंदर टैक्टाइल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? कोकेन अब्यूज या फिर कोकेन यूज करता है पेशेंट। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है द क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर एल्कोहल detoxification, develop increased tremors, irritability, hypertension, confusion and fever. The nurse should be alert for impending. Patient को क्या प्रॉब्लम है? Patient having अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के अंदर क्या होता है? अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में मेन सिम्टम्स होता है वो होता है, सिम्टम्स दिख रहे हैं वो है डेलेरियम ट्रेमर्स, डेलेरियम ट्रेमर्स होते हैं, या फिर इसको डेलेरियम ट्राइमेंस बोलते हैं, डेलेरियम ट्राइमेंस। ठीक है, वर्निक सिंड्रोम नहीं है इसके अंदर। वर्निक सिंड्रोम में क्या होता है? पेशेंट को कॉर्सकॉफ सिंड्रोम या वर्निक सिंड्रोम में पेशेंट यदि लॉन्ग टाइम तक अल्कोहल यूज करता है तो लीवर के सिम्टम्स और माइंड में क्या होगा? वर्निक एनकेफेलोपैथी, एनकेफेलोपैथी एनकेफेलोपैथी क्या होता है? एनकेफेलोपैथी रेगुलर रूप से अल्कोहल यूज करता है पेशेंट को तो वर्निक्स एनकेफेलोपैथी देखने को मिलता है, जिसके अंदर पेशेंट को अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, और अमोनिया का लेवल यदि ब्रेन में पहुंचता है तो ब्रेन टिश्यू डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको वर्निक्स एनकेफेलोपैथी बोला जाता है। वर्निक्स एनकेफेलोपैथी या फिर कोर्सकॉफ सिंड्रोम भी बोला जाता है, जिसके अंदर पेशेंट को मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। कोर्सकॉफ सिंड्रोम होता है वो इसके अंदर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा लीवर प्रॉब्लम्स हो पेशेंट को, HIV के पेशेंट है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे कोर्सकॉफ सिंड्रोम, कोर्सकॉफ साइकोसिस, कोर्सकॉफ साइकोसिस, ठीक है, जो HIV एड्स वगैरह पेशेंट होते हैं उसके अंदर कोर्सकॉफ साइकोसिस, कोर्सकॉफ सिंड्रोम देखने को मिलता है। लीवर सिरोसिस हो सकता है, बट पेशेंट को जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है डेलेरियम ट्रेमर्स। ठीक है, इसके अलावा कोर्सकॉफ साउंड होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है? बीपी की, जो बीपी की साउंड होती है, बीपी ले रहे हैं उसमें जो अपन स्टेथोस्कोप से सुनते हैं वो कोराकॉफ साउंड होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर में ये भी क्वेश्चन है वो कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द नर्स अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज प्राइमरी यूज्ड इन साइकेट्रिक केयर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, सीवियर मेनिया, डिप्रेशन या फिर मेनिया। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है वो मौन रूप से किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है? ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर ECT इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ साइकेट्रिक या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आने के चांसेज है। ओके, तो RNU नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं तो आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं अच्छे कामना करता हूं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप आगे जो एग्जाम है उसके अंदर 100% सक्सेस हो, ऐसी हम कामनाएं करते हैं। आप RNU नर्सिंग क्लासेस से जुड़े हैं तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से होनी चाहिए। बिल्कुल यू हैव कॉन्फिडेंस इन एग्जाम। जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्वेश्चन गलत ना करें। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपका क्वेश्चन है बिल्कुल आपने अच्छे से पढ़ा है, तभी उस क्वेश्चन का अच्छे से आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन में ऐसे हैं कि मतलब 50% लग रहा है सही होता है या नहीं होता, वो क्वेश्चन आपका गलत होने के ज़्यादा चांसेज है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। आपका जो नॉर्सेट का एग्जाम है बहुत नज़दीक है, जिसके अंदर आपका अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं, आपने अच्छे से मेहनत की है, तो मेहनत की तो आपको अच्छे से एग्जाम देना है, बिल्कुल रिलैक्स होके एग्जाम देना है। आपको बिल्कुल माइंड के अंदर स्ट्रेस नहीं रखनी है। यदि माइंड के अंदर स्ट्रेस रहती है तो आपका क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इससे आप बचाव करें अपना खुद का, अच्छे से तैयारी करके जाएं बिल्कुल। और माइंड के अंदर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहे। एग्जाम से एक दिन पहले आप अच्छे से नींद लें, मतलब जो स्लीप होता है वो बिल्कुल ज़रूरी होती है, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में एग्जाम देने जाओगे तो आपका माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। माइंड के अंदर फालतू की थिंग्स चल रही है, मेरे क्या होगा आगे, अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, प्रीवियस मैंने इतने एग्जाम दिए उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सभी थिंग्स आपके माइंड के अंदर आएगी तो आप जो एग्जाम है उसके अंदर भी सही तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में जब बैठते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। ठीक है, आपके माइंड में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा है, बिल्कुल मेरे को याद है, ऐसा माइंड के अंदर रहना चाहिए। ऐसे नहीं नेगेटिव थॉट माइंड के अंदर बिल्कुल नहीं रखनी है एग्जाम से पहले। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो आपको माइंड के अंदर रखनी है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप RNU नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड आपसे आपको क्वेश्चंस बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।